बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 14वां अध्याय एक कहानी यह भी का चौथा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह एक आत्मकथात्मक रचना है जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसके 3 भाग आप पढ़ चुके हैं और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों, जो 3 भाग आपने पढ़े हैं वह आपको अच्छे से याद है ना? उनमें हमने क्या पढ़ा था? उनमें हमने सन 46 और 47 के बारे में पढ़ा था, जबकि मन्नू भंडारी एक किशोरी थी, एक युवा होती हुई लड़की थी। तो उस समय किस प्रकार से मन्नू भंडारी ने भी और बच्चों की तरह अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ में स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था। पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। वहीं दूसरी ओर मन्नू भंडारी ने यह भी बताया है कि उनके पिताजी का स्वभाव कैसा था। उनके स्वभाव में जो गुण थे, जो अवगुण थे, वे सब उन्होंने बताए हैं। मन्नू भंडारी के जीवन में उनकी एक शिक्षिका थी, उनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। उसके विषय में भी इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न उत्तर करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका ने अपने बचपन में या फिर अपनी युवावस्था में जिन जिन लोगों से अपने लिए प्रभाव ग्रहण किया, उनके पिताजी, उनकी शिक्षिका, तो उन्होंने उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया था? उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। वे थे लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी ने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। इनके घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, राजनीति के विषय में बात करते थे, देश में जो चल रहा होता था उसके विषय में बात करते थे। तो इनके पिताजी मन्नू भंडारी को भी वहां पर बिठाते थे और चाहते थे कि वह भी इन सब बातों को समझे, उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो। इसके साथ ही उन्होंने उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों से दूर रखकर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान किया। वे चाहते थे कि घर का काम तो कोई भी कर सकता है, खाना तो कोई भी पका सकता है, और अगर इस काम में अपने आप को लगा लिया जाए तो अपनी प्रतिभा का नुकसान करना होता है, अपनी प्रतिभा की हानि करनी होती है। इसलिए लेखिका को उन्होंने घर के कामों में नहीं लगने दिया, बल्कि राजनीति के विषय में समझाया। देश में होने वाले जो कार्य थे, देशभक्ति के विषय में उनको जागरूक बनाया। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी जो हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल ने लेखिका को जागरूक बनाया, उन्हें समझाया कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त साहित्य में उनकी जो रुचि थी उसको भी आगे बढ़ाया। उनको चुन चुन कर लेखकों के नाम बताए जिनकी रचनाएं वे पढ़ सकती थीं। इसके अलावा देश के राजनीति में जो सब कुछ चल रहा था उसके विषय में जानकारी दी और इन बच्चियों के अंदर जोश पैदा किया, जिससे कि इन्होंने भी आगे बढ़कर अपने स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग दिया। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। तो शिक्षिका की जो जोशीली बातें थीं, उन बातों के कारण ही लेखिका के मन के अंदर ये भावना जागृत हुई कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लेखिका को क्रांतिकारी और विद्रोही बनाया तथा लेखिका का साहित्य क्षेत्र में प्रवेश कराया तथा अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही लेखिका को अच्छी रचनाएं पढ़ने का शौक जागृत हुआ, देशभक्ति के आंदोलन में सहयोग करने की इच्छा उनके अंदर पैदा हुई। इस कारण से लेखिका की शिक्षिका का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित
किया है। भटियार खाना, जहाँ पर भट्टी चलती रहती है, जहाँ पर खाना पकता रहता है, लेकिन यहाँ पर लेखिका के पिताजी रसोई घर को भटियार खाना बहुत ही हीन दृष्टि से देख करके कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रसोई का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, जबकि वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है। रसोई घर का भी महत्व होता है, लेकिन लेखिका के पिताजी को लगता था कि अगर रसोई घर में काम किया जाए तो अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना होता है, यानी कि हम अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। उत्तर, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है, वहाँ तो खाना ही पकता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है। ऐसा लेखिका के पिताजी को लगता था कि अगर रसोई में काम किया जाएगा तो जो अच्छे काम हम कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं, तो वह योग्यता जो लड़कियों के अंदर होती है वह सब नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे उन्हें चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे भटियार खाना संबोधित किया है, क्योंकि लेखिका के पिता के अंदर विशिष्ट बनने की एक लालसा थी। वे चाहते थे कि उनका बड़ा नाम हो, सम्मान हो, बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हो। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों को भी वे विशिष्ट बनाना चाहते थे। और खाना बनाना तो बहुत ही सामान्य सा काम होता है, हर घर में होता है, उसमें तो कोई विशिष्टता हासिल की नहीं जा सकती। इस कारण उन्हें लगता था कि रसोई के कामों में लगे रहना अपनी योग्यता का नुकसान करना है, हानि करना है। अपनी योग्यता को पहचान करके उस योग्यता से लोगों को परिचित कराना ही उनका लक्ष्य रहता था। इसलिए अपने जो बच्चे थे उनको भी वे रसोई के कामों से दूर रखना पसंद करते थे। प्रश्न 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर? तो एक ऐसी घटना घटी थी, यह आपने पाठ में भी पढ़ा है, जिस पर कि लेखिका को बिल्कुल भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि घर पर उन्हें पिताजी की बहुत डांट पड़ेगी और उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लग सकते हैं। लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिताजी तो बहुत प्रसन्न हुए हैं, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हुआ। अब देखिए, हम इस घटना के बारे में जान लेते हैं। उत्तर, एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को पत्र लिखकर कॉलेज में बुलाया। तो जब कॉलेज से या स्कूल से किसी बच्चे के माता पिता के लिए बुलावा आता है तो माता पिता डर जाते हैं और बच्चे का डरना भी स्वाभाविक है। ऐसा ही माना जाता है कि कोई ना कोई शिकायत करने के लिए बुलाया गया होगा। पिता को लगा कि उनकी पुत्री ने कॉलेज में अवश्य कोई गंभीर शरारत की होगी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई अनुशासन भंग किया होगा, इसीलिए मुझे कॉलेज बुलाया गया है। अतः पत्र पढ़कर वे भड़क उठे, यानी कि बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि वे पहले से ही लेखिका के विद्रोही रुख से परेशान रहते थे। क्योंकि लेखिका से उनकी हमेशा किसी न किसी बात पर टकराहट चलती रहती थी, क्योंकि लेखिका का स्वभाव कैसा था, विद्रोही था। वे कभी भी आपस में उनमें विचार नहीं मिलते थे। पिता के विचार और लेखिका के विचारों में हमेशा संघर्ष होता रहता था। उन्हें लगा कि लड़की के कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब वो कॉलेज पहुंचेंगे तो उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी, इस कारण उनकी बहुत बेइज्जती होगी, उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए वे क्रोधित होते हुए बड़बड़ाते हुए कॉलेज पहुंचे। जब वे कॉलेज पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है। नेत्री का अर्थ होता है नेता, यानी कि कॉलेज की सारी लड़कियों की नेता उनकी बेटी थी।
वे प्रिंसिपल की बात ना मानकर उसकी ही बात मानती थीं। कॉलेज की सारी लड़कियां इनकी बेटी की बात मानती थीं और इनकी बेटी के कहने पर कक्षाओं को छोड़ करके निकल जाती थी। बच्चों, कक्षा छोड़ना तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उस समय यह जो आंदोलन चल रहा था, यह जो हड़तालें हो रही थी, यह किसके लिए हो रही थी? यह अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हो रही थी। कक्षाओं को छोड़ देना उस समय अंग्रेजी शासन का विरोध करना होता था और उसके कहने पर सब लड़कियां क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती हैं। इसलिए प्रिंसिपल का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। अब जो प्रिंसिपल था वह उसे तो सरकार की बात माननी ही होती थी। वह तो पूरा प्रयास करती थी कि किसी भी तरह से कक्षाएं लग सकें, क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि बच्चों की कक्षाएं सुचारू रूप से चलती रहें और यही प्रयास प्रिंसिपल करती थी। लेकिन प्रिंसिपल का यह जो प्रयास होता था यह इन लड़कियों के कारण असफल हो जाता था। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल गया, यानी कि पिताजी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वे यह सुनकर गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर में यही कहा कि ये आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, कि यह जो स्वतंत्रता का आंदोलन है यह तो देश की पुकार है, वक्त की पुकार है, पूरे देश में यही चल रहा है, इसे तो किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। जब लेखिका की माँ ने पिता की कही बात लेखिका को बताई तब वह यह सुनकर अवाक रह गई। उस समय ना उसको अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। तो लेखिका को क्या उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगी, लेकिन उसके बजाय उन्हें प्रशंसा सुनने को मिली। उनके पिता प्रसन्न हो गए। इस कारण लेखिका को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए ना उन्हें अपने कानों पर भरोसा हुआ ना अपनी आंखों पर भरोसा हुआ। प्रश्न 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक का अर्थ होता है बच्चों विचारों की और टकराहट यानी कि संघर्ष। तो लेखिका के और उनके पिता में आपस के विचारों का संघर्ष होता रहता था। उस संघर्ष को हमें अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर, लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की और अहमवादी था। इनके पिताजी बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले थे, बहुत ज़्यादा शक करने वाले थे, संदेह करने वाले थे और अहमवादी थे, यानी कि अहंकारी थे। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। अपने बच्चों के लिए ये तो चाहते थे कि उनके बच्चों को सब कुछ पता रहे, उनके बच्चों को देश के बारे में, समाज के बारे में और राजनीति के बारे में पूरी जानकारी रहे, लेकिन वे उसे घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां घर से बाहर जाएं, नारे लगाएं, हड़तालें कराएं, यानी कि वे बच्चों को आज़ादी देते थे, जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन एक सीमा तक ही। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी, लेकिन जो लेखिका थी वह किसी सीमा में बंधना नहीं चाहती थी। वह यह चाहती थी कि अगर स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए और हमारे निर्णयों का सम्मान भी करना चाहिए। वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। इससे लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट थी। तो पिता में और पुत्री में विचारों की टकराहट चलती ही रहती थी। एक कारण तो यह था कि वे बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के थे और अपने क्रोधी स्वभाव के लिए वे बच्चों को हमेशा डांटते ही रहते थे और बच्चे भी उनसे बहुत डरते थे। दूसरा यह था कि उनके स्वयं के अंदर ही विचारों की टकराहट चलती रहती थी। एक तरफ तो वे विशिष्ट बने रहना चाहते थे, दूसरी तरफ उन्हें अपनी सामाजिक छवि की भी चिंता थी। तो उनके अंदर की जो ये टकराहट थी, यही टकराहट बाहर दिखाई देती थी और लेखिका को लगता था कि जो आपके अंदर है वही बाहर दिखाई देना चाहिए। या तो आप अपनी सामाजिक छवि की चिंता कर लीजिए, या तो समाज में अपने नाम की चिंता कर लीजिए, या फिर आप विशिष्ट बनकर दिखाइए। तो यह टकराहट लेखिका ने जब राजेंद्र जी से विवाह किया, राजेंद्र यादव से विवाह किया, तब तक भी चलती रही। प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित
प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, यह जो आत्मकथ्य है या आत्मकथा है, इसके आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य में यानी स्वाधीनता आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हमें यह बताना है कि मन्नू भंडारी ने उसमें क्या योगदान दिया था। उत्तर, सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। यूं तो बच्चों स्वतंत्रता का आंदोलन और भी पिछले कई सालों से चला ही आ रहा था, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय सन 1942 से 1947 तक का ही था। इस काल में पूरे देश में देशभक्ति की भावना अपने पूरे जोश के साथ बह रही थी। देश में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर क्रोध भरा हुआ था, जोश भरा हुआ था। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सब तरफ हलचल मची हुई थी, सब तरफ तूफान मचा हुआ था। जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं को छोड़कर जुलूसों और प्रभात फेरियों में शामिल हो रहे थे। ऐसे देशभक्ति के वातावरण में मन्नू भंडारी भी अपना उत्साह और जोश दिखाने में पीछे नहीं रही। जिस तरह और बच्चे पूरे जोश से स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, उसी तरह से मन्नू भंडारी भी अपने आप को पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर रही थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जुलूसों और प्रभात फेरियों में खुलकर भाग ही नहीं लिया, बल्कि अपने सहपाठियों और सहयोगियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लड़कों के बीच उन्होंने खुलकर नारेबाजी की और भाषण दिए। आंदोलनों में मन्नू की भूमिका एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी की ही रही। जबकि उस समय मन्नू भंडारी की उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बाद भी जितना वे कर सकती थी उतना उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया। प्रश्न 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा यानी सीमा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्योंकि वे लड़की थी, इसलिए उनकी सीमा क्या थी? घर की 4 दीवारी थी कि घर की जो दीवारें हैं वहां तक आपकी सीमा है। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। बच्चों, यह बात कितनी पुरानी है? आज से करीब 60-70 साल 80 साल पुरानी बात है, जबकि लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज तो माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत स्वतंत्रता देते हैं ना। बच्चियाँ पढ़ने के लिए भी जाती हैं, कोर्स करने के लिए भी घर से बाहर जाती हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी जैसी परीक्षाओं के लिए तो उन्हें अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। और बच्चों, कितनी सारी लड़कियां तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए अब विदेश भी जाने लगी हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी लड़कियां उड़ाती हैं। तो आज बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी अभी और परिवर्तन की भी उम्मीद हम कर सकते हैं। उत्तर, लेखिका ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपने भाई बहनों के साथ गुल्ली डंडा खेलने तथा पतंग उड़ाने के खेल अपने घर की सीमा के अंदर ही खेले। लेकिन उस जमाने में घर की दीवारें केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि एक दृष्टि से पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी। तो उस समय पूरा मोहल्ला ही अपना घर होता था। मोहल्ले के किसी भी घर में लड़कियां बहुत ही आराम से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकती थीं। उस समय किसी के घर जाने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, यानी कि रोक टोक नहीं थी। उस समय के लोगों की सोच बड़ी थी और अपने मन का भाव उनके विशाल हृदयों में समाया हुआ था। उस समय का जो दौर था वह भी बहुत ही स्वतंत्र था, बहुत ही लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना थी। इसके अलावा लोगों की जो सोच थी वह बड़ी थी। लोग एक दूसरे पर विश्वास भी किया करते थे। आज लड़कियों के लिए स्थितियों में पूरी तरह बदलाव आ गया है। लड़कियों को खेलने और घूमने की स्वतंत्रता सीमा से अधिक मिल रही है। आजकल लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, खेलने के लिए भी बाहर जाती हैं और भी उन्हें बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हो गई हैं। इसी आधार पर जिला व राज्य और देश स्तर पर भी खेलने जाती हैं। घूमने में भी उनकी यही स्थिति है। लेकिन वर्तमान टीवी संस्कृति का प्रभाव इतना प्रभावी हो रहा है कि अपनत्व और विश्वास की
भावना समाप्त सी हो रही है। इसलिए हर माता पिता की लड़कियों के बारे में सोच सजग हो गई है, यानी कि सभी माता पिता अपनी बेटियों के लिए भी जागरूक हो गए हैं। अब उनके लिए पड़ोसी परिवार जैसा नहीं रह गया है। अब लोग अपने पड़ोसियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इस आधार पर घर में ही टीवी देखना और अपने भाइयों बहनों के साथ खेलना लड़कियों की नियति बन गया है। तो अब लड़कियां क्या करती हैं, क्योंकि वे बाहर मोहल्ले में जा नहीं सकती, अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जा नहीं सकती, तो उन्हें क्या करना होता है, घर में रहती हैं, टीवी देखती हैं या फिर अपने भाई बहनों के साथ में खेलती हैं। यही उनकी नियति बन गई है। प्रश्न 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में यानी कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि पड़ोस कल्चर क्या होता है, कि पड़ोस की संस्कृति क्या होती है, जहाँ पर कि पड़ोस भी अपने परिवार का ही एक हिस्सा होता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सुख दुख में सबसे पहले आस पड़ोस के ही लोग काम आते हैं। कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमारे सबसे करीबी कौन होता है बच्चों? हमारा पड़ोसी ही तो होता है। हमारे रिश्तेदार तो दूर दूर रहते हैं, इसलिए सुख दुख में सबसे पहले तो पड़ोसी ही काम आते हैं और सहयोगी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता और टीवी संस्कृति के प्रभाव ने महानगरों की कल्चर में रहने वाले लोगों को इतना आत्म केंद्रित बना दिया है। लेकिन अब क्या है कि महानगरों में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, वे बहुत अधिक आत्म केंद्रित हो गए हैं। आत्म केंद्रित का अर्थ होता है बच्चों अपने ऊपर ही केंद्रित या फिर अपने पर ही ध्यान देना। वे बहुत अधिक सामाजिक नहीं होते, अड़ोसी पड़ोसियों से बात ही नहीं करते, उनके साथ किसी तरह का विचार विनिमय नहीं होता है, किसी तरह की जान पहचान नहीं होती है, केवल अपने आप में ही सिमटे रहते हैं कि आस पड़ोस के जीवन से मानो बेगाने हो गए हैं, कि आसपास के लोगों से तो वो बिल्कुल बेगाने या अनजाने हो गए हैं। धन कमाने की लालसा उनके मन में इतनी बढ़ गई है कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। उनके जीवन का लक्ष्य केवल एक धन कमाना है। तो आमतौर पर क्या होता है कि सुबह जल्दी काम के लिए निकल जाते हैं, रात को देर से लौट कर आते हैं। अब उनके पास समय ही नहीं होता कि अपने पड़ोसियों से बात कर सकें। उनका उद्देश्य क्या है? केवल धन कमाना। संपर्क की बात तो अलग रह जाती है, इसलिए पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वे अपने पड़ोसियों से संपर्क ही नहीं कर पाते, बातचीत करना बहुत दूर की बात हो जाती है। प्रश्न 8, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। लेखिका ने बच्चों बहुत सारे उपन्यासों के नाम बताए हैं। उन उपन्यासों की आपको एक सूची बनानी है और अपने पुस्तकालय में देखना है जाकर कि वे उपन्यास उपलब्ध हैं या नहीं। आप चाहें तो ये उपन्यास पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। उत्तर, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में त्यागपत्र सुनीता जैनेन्द्र जी, शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे जी का उपन्यास है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा आदि हैं। इसके साथ ही लेखिका ने शरद, प्रेमचंद, यशपाल आदि के साहित्य को भी पढ़ा। तो बच्चों, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अच्छे साहित्यकारों के आप उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं पढ़ें। आपकी जो विद्यालय में पुस्तकालय होता है उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं। आप चाहें तो अपने पुस्तकालय अध्यक्ष के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या यह रचना उपलब्ध है। वे ज़रूर से ही आपकी रुचि को देख करके आपके लिए पुस्तक उपलब्ध करा देंगे।
प्रश्न 9, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो बच्चों, जैसे हमने यह रचना पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा ना कि मन्नू भंडारी ने अपने जीवन में क्या किया। वे जब आपके बराबर की थी तो वे क्या क्या करती थी, कैसे उनके पिताजी की उनको डांट खाने को मिलती थी, उनके पिताजी का स्वभाव कैसा था, माँ का स्वभाव कैसा था, और उनकी जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया। तो बच्चों, आपके जीवन में भी तो कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती होंगी, तो उन घटनाओं को आप भी एक डायरी में लिख सकते हैं। आप भी अपने दैनिक जीवन की घटनाओं के विषय में लिखिए। देश की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, विद्यालय में क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या कोई बात समाज की आपको खराब लगती है, उसके बारे में अपने विचार आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 14वां अध्याय एक कहानी यह भी पूरा पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और प्रश्नोत्तर भी बहुत ही सरल थे, एक बार पढ़ने में ही पूरे समझ में आ जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।